हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रूपाली चैनल। तो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया हुआ था वो था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे ही। ठीक है, एक शुरू के जो हमारे 5-6 प्रैक्टिकल्स है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के, ठीक है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस मैंने उस फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए हैं। ठीक है, तो अभी आज का जो वीडियो है वो उसी का सीक्वल है। ओके, और इसमें हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है बेसिकली ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स के प्रैक्टिकल, उस पे बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स। ओके, सो दिस ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स, these are also known as intravenous infusions। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स का ही दूसरा नाम क्या है? इंट्रावेनस इन्फ्यूजन्स। सो ये जो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन्स होते हैं ये क्या होते हैं? लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल प्रिपरेशंस होते हैं विच आर एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रावेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल प्रिपरेशन जिनको हम इंट्रावेनस रूट से देते हैं उनको क्या बोलना है? ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स। ओके, अल्टरनेटिवली इनको क्या बोला जाता है? इंट्रावेनस इन्फ्यूजन्स, राइट। सो if a drug is mixed in these intravenous infusions, then these are known as intravenous admixtures। ओके, प्लेन है, प्लेन सलाइन सॉल्यूशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रावेनस इन्फ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इस इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के साथ अगर एक आधी कोई मेडिसिन मिक्स की है, ड्रग हम उसके थ्रू दे रहे हैं, जहाँ पे ये इंट्रावेनस इन्फ्यूजन जो है वो ड्रग कैरियर बोल के एक्ट करेगा, ठीक है, तब उस प्रिपरेशन को हम क्या बोलेंगे? इंट्रावेनस एडमिक्सचर। ओके, एंड दीज इंट्रावेनस इन्फ्यूजन्स और द ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स, दीज आर कॉमनली यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर्स। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर बोल के हम इनको यूज़ करते हैं। Okay, so transfusion fluids, these are also known as intravenous infusions. These are the large volume parenteral preparations which are administered by intravenous route of administration. Okay, and if a drug is mixed in them, then these are known as intravenous admixtures. So the next question, what are the ideal characteristics of parenteral preparations, or what are the ideal requirements for parenteral preparations? Okay, so see, ideal requirements for parenteral preparations are first, sterility, that is these particular preparations they should be free from microorganisms. Okay, parenteral preparation, it comes under sterile dosage forms, right? And so the first and the most important requirement is that they should be sterile one, they should be free from the microbial contamination. Then next, clarity. So in the solution form, this parenteral preparations, they should be clear one. They should be free from any type of particulate contamination. ठीक है, ये हो गया क्लैरिटी के बारे में. Then these particular preparations, they should be free from pyrogens. ओके, ये पायरोजेंस क्या होते हैं, पायरोजेनिक इफ़ेक्ट्स कौन से होते हैं, ठीक है, अगर हमें व्हीकल पायरोजन फ्री बनाना है तो उसे कैसे बनाते हैं, ये सब हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, सो यहाँ पे ये आइडियल रिक्वायरमेंट है पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए कि ये फ्री होने चाहिए पायरोजन्स से, क्योंकि देखो ये जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल प्रिपरेशंस रहते हैं इनके लिए तो ये बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल प्रिपरेशंस जो है उनका वॉल्यूम होता है 100 ml और मोर। ओके, सो इफ़ उसमें अगर पायरोजन्स प्रेजेंट रहते हैं तो वो पायरोजन्स भी लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, देन लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल प्रिपरेशंस जो है वो हम इंट्रावेनस रूट से इंजेक्ट करते हैं। सो इफ़ these are contaminated with pyrogens, then these pyrogens will gain direct entry into the blood circulation. Okay, then intravenous infusions हम जनरली sick patients को देते हैं। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स में अगर पायरोजेनिक प्रिपरेशन इंजेक्ट हो गया तो पायरोजेनिक इफ़ेक्ट्स जो हमें दिखेंगे वो कैसे रहेंगे? सीवियर रहेंगे। और सो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल प्रिपरेशन जो है वो फ्री होनी चाहिए फ्रॉम दिस पायरोजेंस। ठीक है, देन पेरेंटल प्रिपरेशंस के लिए नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि दिस शुड बी आइसोटोनिक विद द ब्लड प्लाज्मा। ओके, सो आइसोटोनिसिटी क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं,
ओके, उनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं अगर उनको हमने ब्लड में इंजेक्ट कर दिया तो, ठीक है। ये सब हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। किसी ने अगर मेरा पहला वाला वीडियो इसका नहीं देखा है तो वो वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि पेरेंटल प्रिपरेशन जो है वो कैसे होने चाहिए। दिस शुड बी आइसोटोनिक विद द ब्लड प्लाज्मा, एंड लास्टली दिस शुड बी स्टेबल इन सॉल्यूशन फॉर्म. So these are the ideal characteristics or requirements for the parenteral preparations. They should be sterile, they should be clear, they should be free from pyrogens, they should be isotonic with blood plasma, and they should be stable. Okay, so next question. What are the uses of large volume parenteral preparations? So see, large volume parenteral preparations, इनका फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज जो है, कॉमन मोस्ट यूज जो है वो क्या है? दीज आर यूज्ड एज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर्स, ठीक है। अगर देखो बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि वॉमिटिंग की कंडीशन है, डायरिया की कंडीशन है, ठीक है। सो उसके साथ क्या हो जाता है? वाटर लॉस भी हो जाता है और हमारी बॉडी जो है वो निगेटिव वाटर बैलेंस में चली जाती है, ठीक है। तो फिर ऐसे टाइम में वो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस जो हुआ है उसको रिप्लेनिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? ये सलाइन सॉल्यूशंस, दैट इज़ लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल प्रिपरेशंस, okay, these are used as fluid and electrolyte replenishers. Then these large volume parenteral preparations, these will also provide nutrition. These are utilized to provide nutrition. We can take here example of TPN, that is total parenteral nutrition solutions, ठीक है। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, तो देखो ये जो पर्टिकुलर प्रिपरेशन है ना, इसमें पूरी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स रहती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। देन इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, उसके साथ इसमें प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट्स भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है पर्सन की वो फुलफ़िल की जाती है बाय प्रोवाइडिंग दिस टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है। ये कौन से पेशेंट्स को दिया जाता है? तो जो पेशेंट ओरली कुछ नहीं ले सकते हैं, ऐसे पेशेंट्स में हम ये टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशंस जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। देन दिस पर्टिकुलर प्रिपरेशंस, दीज आर आल्सो यूज्ड एज व्हीकल फॉर मेडिसिन्स। तो अभी अभी हमने वो इंट्रावेनस एडमिक्सचर्स के बारे में देखा था, ठीक है। तो ये जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल प्रिपरेशंस है वो कैरियर बोल के या व्हीकल बोल के भी एक्ट करते हैं मेडिसिन्स के लिए, ओके। देन दीज आर आल्सो यूज्ड एज इरिगेशन फ्लूइड्स, ठीक है। और इसका कॉमन मोस्ट एग्जांपल है रिंगर्स सॉल्यूशन, जो कि एक इरिगेशन फ्लूइड बोल के यूज़ किया जाता है। Then these large volume parenteral preparations, these are also utilized for performing the process of dialysis. कि डायलिसिस में मेनली क्या किया जाता है? तो ब्लड को प्यूरीफाई किया जाता है, ठीक है। किडनी डिसफंक्शनिंग वगैरह जब होता है तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन प्रॉपरली नहीं होता है, और वो प्यूरिफिकेशन हम करते हैं बाय दिस प्रोसेस ऑफ डायलिसिस, ठीक है। तो डायलिसिस की प्रोसेस करने के लिए भी ये लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल प्रिपरेशंस जो है वो यूटिलाइज किए जाते हैं। So these are the uses of large volume parenterals, ठीक है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर बोल के हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन दीज आर यूज्ड, ठीक है। ये मेडिसिन्स के लिए कैरियर बोल के भी एक्ट करते हैं। इरिगेशन सॉल्यूशन और इरिगेशन फ्लूइड बोल के हम इसको यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। और डायलिसिस परफॉर्म करने के लिए भी ये लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल प्रिपरेशन जो है वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ टर्मिनल स्टरिलाइजेशन? सी, ये जो वर्ड है ना टर्मिनल स्टरिलाइजेशन, जब हम स्टेराइल मैन्युफैक्चर वगैरह पढ़ते हैं ना, काफ़ी बार इसके अक्रॉस आ जाते हैं हम कि दिस पर्टिकुलर प्रिपरेशन इट इज़ टर्मिनली स्टरिलाइज। सो टर्मिनल स्टरिलाइजेशन का मीनिंग क्या है? ठीक है, जो स्टरिलाइजेशन एट द एंड ऑफ प्रोसेसिंग किया जाता है, ओके। और यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो फाइनल कंटेनर में फील्ड होता है, सील्ड होता है, ठीक है। और अलॉन्ग विद द फाइनल कंटेनर हम क्या करते हैं? उसका स्टरिलाइजेशन करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है स्टरिलाइजेशन की, इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल स्टरिलाइजेशन। स्टरिलाइजेशन विच इज़ कैरीड आउट एट द एंड ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोडक्ट in their final containers, it is known as the terminal sterilization. Okay, and here generally parenteral preparations, these are sterilized by this particular process of terminal sterilization. Next question,
व्हाट इज़ नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन? तो देखो नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन यानी क्या है? इट इज़ 0.9% वेट बाय वॉल्यूम solution of sodium chloride in water for injection. Okay, 0.9% weight by volume solution of sodium chloride in water for injection. It is known as normal saline solution. ठीक है, इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है? सोडियम क्लोराइड इंट्रावेनस इन्फ्यूजन. नेक्स्ट, गिव फॉर्मूला फॉर रिंगर्स सॉल्यूशन. देखो अभी ये जो रिंगर्स सॉल्यूशन है इसका नाम क्या है? अल्टरनेटिव नेम कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इंट्रावेनस इन्फ्यूजन. ठीक है, ये दोनों अलग अलग प्रिपरेशन है, रिंगर्स सॉल्यूशन एंड द नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन. रिंगर्स सॉल्यूशन यानी क्या है? कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इंट्रावेनस इन्फ्यूजन है. नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन यानी क्या है? सोडियम क्लोराइड इंट्रावेनस इन्फ्यूजन. सिंपल सोडियम क्लोराइड इंट्रावेनस इन्फ्यूजन जो है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, जिसमें परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन सोडियम क्लोराइड का कितना रहता है? 0.9% वेट बाय वॉल्यूम. ठीक है, और रिंगर्स सॉल्यूशन क्या है? तो ये है कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इंट्रावेनस इन्फ्यूजन. इसको कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इंट्रावेनस इन्फ्यूजन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें अलॉन्ग विद द सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड भी प्रेजेंट है. ठीक है, तो रिंगर्स सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या क्या है? इसमें सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट रहेगा, पोटेशियम क्लोराइड प्रेजेंट रहेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट रहेगा इन वाटर फॉर इंजेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हार्टमन्स सॉल्यूशन? नाउ सी दिस हार्टमन्स सॉल्यूशन, इट इज़ नथिंग बट द कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन. ये जो हार्टमन सॉल्यूशन है इसको और एक नाम है और वो है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन. अब इस सॉल्यूशन को हम रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं? तो अभी हमने रिंगर सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स देखे कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट है. देखो वो सारे कंपोनेंट्स इस हार्टमन सॉल्यूशन में भी प्रेजेंट है. दैट इज़ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर फॉर इंजेक्शन. ठीक है, यानी रिंगर सॉल्यूशन के कंपैरिजन में हम देखें तो इसमें एडिशनली क्या प्रेजेंट है? लैक्टिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के विच विल बी फॉर्मिंग द सोडियम लैक्टेट. ठीक है, तो along with this particular content it is containing the components that are present in the Ringer's solution, and so it is known as Ringer's lactate solution. So it contains lactic acid, sodium hydroxide, dilute hydrochloric acid, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर फॉर इंजेक्शन. सो हम यहाँ पे ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो लैक्टिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इनके बीच में रिएक्शन हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा? सोडियम लैक्टेट मिल जाएगा. ठीक है, लेकिन इनिशियली ये लैक्टिक एसिड जो है ना इसमें कुछ अनहाइड्राइड्स प्रेजेंट रहते हैं. दैट इज़ लैक्टिल लैक्टिक एसिड है और लैक्टाइड है. ठीक है, और अगर लैक्टिक एसिड में ये अनहाइड्राइड्स प्रेजेंट रहेंगे तो ये लैक्टिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं होगा और हमें सोडियम लैक्टेट नहीं मिलेगा. इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? लैक्टिक एसिड में जो अनहाइड्राइड्स प्रेजेंट रहते हैं इनका बैक हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है. और ये बैक हाइड्रोलिसिस के लिए हम क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में यूज़ करके इसका ऑटोक्लेविंग करते हैं. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कारण लैक्टिक एसिड का बैक हाइड्रोलिसिस हो जाता है, अनहाइड्राइड्स का बैक हाइड्रोलिसिस हो जाता है और हमें फिर से लैक्टिक एसिड मिल जाता है. लेकिन अभी जो एक्सेस में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया है उसका न्यूट्रलाइजेशन करना ज़रूरी है, जिसके लिए हम ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें यूज़ करते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड शुड बी वेड एज फास्ट एज पॉसिबल. सो सी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हम यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन में, एक्चुअली सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो उसका नेचर कैसा है? तो ये डेलिक्वेसेंट नेचर का होता है. यानी कि अगर ओपन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा देर के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा जाए तो वो क्या करता है? एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, और अगर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यूज़ कर रहे हैं उसमें ऐसा एब्जॉर्ब मॉइस्चर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है तो वो एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड को लीव नहीं करता है आफ्टर ऑटोक्लेविंग. ठीक है, तो ऐसा ना हो इसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जब भी हम प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं उसका वेइंग हमें फास्ट करना है ड्यू टू इट्स डेलिक्वेसेंट नेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हार्टमन सॉल्यूशन?
So this Hartmann solution, one use, it is the common use, that is it is used as fluid and electrolyte replenisher. And another uses, this particular preparation, it can also be used as systemic alkalizer. ओके मेटाबॉलिक एसिडोसिस के ट्रीटमेंट में ये सिस्टेमिक अल्कलाइज़र जो है वो यूज़ किया जाता है। तो फिर हार्टमन सॉल्यूशन को हम सिस्टेमिक अल्कलाइज़र बोल के क्यों यूज़ करते हैं? तो देखिए सोडियम लैक्टेट जो है इसका एक बार एडमिनिस्ट्रेशन हो जाने के बाद बॉडी में ये मेटाबोलाइज हो जाता है और इससे सोडियम बाइकार्बोनेट तैयार हो जाता है। और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये एक्ट्स एज सिस्टेमिक अल्कलाइज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is DNS? So see here, this DNS, it stands for dextrose normal saline solution. DNS का फुल फॉर्म क्या है? डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। तो अभी इसको ये ऐसा नाम क्यों दिया है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन? सो सी, डेक्सट्रोज इंट्रावेनस इन्फ्यूजन में डेक्सट्रोज का जो कंपोजिशन है वो सेम कंपोजिशन यहाँ पे भी रहेगा, दैट इज इट कंटेन्स अनहाइड्रस डेक्सट्रोज 5 ग्राम्स। ओके, एंड नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन में जो सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन है उसी सेम कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पे सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है, दैट इज 0.9 ग्राम इन 100 ml ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन। ठीक है, तो ये दो जो पर्टिकुलर प्रिपरेशंस है 5% वेट बाय वॉल्यूम डेक्सट्रोज इंट्रावेनस इन्फ्यूजन और नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, इसके कॉम्बिनेशन से बना हुआ ये पर्टिकुलर प्रिपरेशन है। सो इसको नाम क्या दिया है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो फिर इस DNS का यूज़ क्या है? तो DNS एक तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर बोल के यूज़ किया जाएगा और इसमें डेक्सट्रोज भी प्रेजेंट है, सो इट विल बी आल्सो यूज्ड एज ए न्यूट्रिएंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।